हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स इन 5 मिनट्स। तो जैसा कि हम लोग सीबीएसई क्लास 12 2025 फिज़िक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमारे पेपर का कोड था 5511। तो 6 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप कहिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन कह रहा है, द गिवन डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप between the wavelength of the EM waves and the energy of photon associated with them. The 3 points P, Q and R marked on the diagram may correspond respectively to. सबसे पहले तो अगर आप जल्दी जल्दी में ये सवाल बनाएंगे तो एक गलती आप अवॉइड करेंगे, जो कि हम कहते हैं कि सब किया होगा, जो भी जल्दी जल्दी में बनाया होगा और ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, आपको जो आंसर देना है, आंसर P, Q और R के ऑर्डर में देना है। यानी पहले आपको P बताना है, फिर आपको Q बताना है और लास्ट में आपको R बताना है। जबकि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पहले P है, बाद में R है और लास्ट में Q है। आपको इस ऑर्डर में आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। ये जो P, R, Q है, आपको इस ऑर्डर में आंसर नहीं देना है, आपको आंसर इस ऑर्डर में देना है। पहले P, बाद में Q और लास्ट में R बताना है। ठीक है, ये गलती अगर आप जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आसान है और ये इसी तरह से फंसाने के लिए दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। इसको बनाने के लिए आपको एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, 7 तरह का रे होता है जो हमें दिया हुआ रहता है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। उनका एक एनर्जी का ऑर्डर होता है कि किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, किसका एनर्जी सबसे कम। हम आपको अभी एक फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर गामा रे है, हाईएस्ट एनर्जी। तो इस फोटो के हिसाब से यही आपका ऑर्डर होता है। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि देखिए एक सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रे का, गामा से कम एक्सरे का, एक्सरे से कम एनर्जी यूवी का, यूवी से कम एनर्जी विजिबल लाइट का, विजिबल लाइट से कम इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, तब रेडियो वेव। ठीक है, तो ये एनर्जी का ऑर्डर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एनसीईआरटी के बुक से देख लें, लेकिन आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो अगर हमको ये एनर्जी का ऑर्डर याद है तो फिर हमको वेवलेंथ के ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात कि डाउट कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, आपका जो डाउट है आप पूछिए। ये मत सोचिएगा कि कोई क्या सोचेगा, मेरा डाउट जो है वो फुद्दू सा है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आप अकेले बैठेंगे तो कोई क्या सोचता है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो भी डाउट है आप पूछिए। ठीक है, तो जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी का ऑर्डर याद है तो हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो एनर्जी का ऑर्डर वही फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, और जो एनर्जी का ऑर्डर होगा उसका उल्टा ऑर्डर वेवलेंथ का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। समझ रहे हैं आप? जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। जैसे गामा रे है, गामा रे का एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। देखिए आपको फिर से फोटो दिख रहा होगा, गामा रे का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, और जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव का एनर्जी सबसे कम है तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लियर होगा। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम आते हैं अपने ग्राफ में। ग्राफ में देखिए कि P का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और P का वेवलेंथ सबसे कम है। ये ओरिजिन है अपना, तो काउंटिंग इधर से शुरू है। तो P का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, P का वेवलेंथ सबसे कम है। और जो Q है, Q का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन Q का एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो P क्या होना चाहिए, हमको क्या बता रहा है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, तो P क्या होना चाहिए? यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 3 रे दिया है, एक्सरे, माइक्रोवेव और यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो एक्सरे देखिए, एक्सरे सेकंड नंबर पे है, यानी हमको किस में चुनना है? एक्सरे में, माइक्रोवेव में और यूवी में। हमें एक्सरे, माइक्रोवेव और यूवी में चुनना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे का, उससे कम एनर्जी यूवी का और उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? ये जो आप पी आर क्यू डायग्राम देख रहे हैं, पी का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी पी होना चाहिए एक्सरे, पी होना चाहिए एक्सरे, और हमें आंसर बताना है पी क्यू आर के टर्म में। तो सी तो ऐसे ही नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब ए और बी में पी एक्सरे है तो ए और बी में से एक होगा। ठीक है, अब देखिए क्यू क्या है?
क्यू का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, क्यू का एनर्जी सबसे कम है, यानी क्यू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए माइक्रोवेव, ठीक है, क्यू होना चाहिए माइक्रोवेव और आर होना चाहिए यूवी रेडिएशन। हाँ ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो ए है हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक्सरे क्या है, पी है, क्यू क्या है हमारा माइक्रोवेव है, और यूवी रेडिएशन क्या है हमारा आर है, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, आपको फंसाने के लिए कैसे यहाँ पे दिमाग लगाया हुआ था, ये ऑर्डर है पी क्यू आर, ठीक है। अब बहुत लोग जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते वो ये मार के आते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर है पी आर क्यू। तो जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, जो जल्दी जल्दी में बनाते, वो ये मार के आते, बी ऑप्शन मार के आते, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ। ये कह रहा है कि अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, refractive index up to a height h, a coin is placed at its bottom, the depth of the coin when viewed along the near normal direction। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होता है, फिर उनका एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन अगर आपको पता रहेगा तो आप रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो लाल कलर में जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक बीकर है सबसे पहले तो, जिसमें हमने h हाइट तक पानी भर दिया है, ठीक है, और बीकर के बॉटम पे कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो रियल डेप्थ क्या होता है, अच्छा पहले वाटर सरफेस तो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये वाटर सरफेस, WS लिख देते हैं इसको, ये वाटर सरफेस है। अब रियल डेप्थ क्या है कि ये जो लाल कलर का कॉइन है, ये जो आपका वाटर सरफेस है, इससे d डिस्टेंस नीचे रखा हुआ है, ठीक है। h बाद में h करके वैल्यू डाल देंगे, अभी d और d डैश के टर्म में समझिए, ठीक है। तो ये जो लाल कलर का कॉइन है, ये वाटर सरफेस से कितना नीचे है, d डिस्टेंस नीचे है। तो ये जो d है, इस d को हम रियल डेप्थ बोलेंगे, इस d को हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कॉइन को देखना चाह रहे हैं, हम कॉइन को देख रहे हैं, कॉइन के जस्ट ऊपर से हम कॉइन को देख रहे हैं, ठीक है ना। कॉइन के जस्ट ऊपर से या कॉइन के नॉर्मल डायरेक्शन में हम कॉइन को देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ से कॉइन को नीचे देखेंगे तो कॉइन हमको वाटर सरफेस से d डिस्टेंस नीचे नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। जब हम इस पॉइंट से, पॉइंट ए से कॉइन को देखेंगे, जब हम पॉइंट ए से कॉइन को देखेंगे तो कॉइन हमको वाटर सरफेस से d डिस्टेंस नीचे नहीं दिखेगा। इंस्टेड कॉइन जो है हमको वाटर सरफेस से d डैश डिस्टेंस नीचे दिखेगा, ठीक है। जब हम पॉइंट ए से कॉइन के तरफ देखेंगे तो कॉइन हमें d डिस्टेंस नीचे नहीं दिखेगा, कॉइन हमें d डैश डिस्टेंस नीचे दिखेगा, ठीक है। अब ये जो d डैश है, इसी को हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, इसी d डैश को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो हमारे पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में एक रिलेशन होता है। अच्छा एक और बात, बाहर का जो मीडियम है उसको हम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाते हैं। तो बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 मानेंगे, इस मीडियम का n2 मानेंगे। n2 आपको देखिए क्वेश्चन में 4/3 दिया हुआ है, n2 जो है क्वेश्चन में आपको 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। वापस आते हैं, तो n2 आपको 4/3 दिया हुआ है। अब एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तो एपरेंट डेप्थ को हम d डैश से दर्शाते हैं, तो d डैश बाय d बराबर n1/n2, d डैश बाय d बराबर n1/n2। इस रिलेशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले कौन सा हाइट मिलेगा आपको, d डैश मिलेगा, उसके बाद कौन सा हाइट मिलेगा, d मिलेगा। सिमिलरली जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, n1, उसके बाद कौन सा मिलेगा, n2। तो पहले बाय बाद बराबर पहले बाय बाद, कहने का मतलब है कि पहले कौन मिला, d डैश, तो ऊपर में क्या है, d डैश। फिर जब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले कौन मिला, n1, तो यहाँ पे पहले कौन होगा, n1, तो d डैश बाई d बराबर n1/n2। अब यहाँ पे रियल डेप्थ तो आपको पता है कि कॉइन कहाँ रखा है, h हाइट नीचे रखा है, ठीक है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम, तो रियल हाइट आपको पता हुआ है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द कॉइन व्हेन व्यूड अलोंग द नियर नॉर्मल, मतलब रियल हाइट दिया हुआ है, रियल डेप्थ दिया है, आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है। तो रियल डेप्थ d कितने के बराबर दिया हुआ है भाई, h के बराबर दिया हुआ है, तो d डैश बाय h
बराबर 1/4/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी डैश का वैल्यू आएगा 3/4h। डी डैश कितना आ गया आपका 3/4h। अच्छा, यहाँ 1 क्यों लिया हमने n1 हमने 1 इसीलिए लिया क्योंकि n1 मीडियम क्या है ये हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि बीकर के अंदर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, लेकिन बीकर के बाहर क्या मीडियम है ये हमें नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम ये मानते हैं कि बीकर के बाहर एयर रखा हुआ है, ठीक है। जब हमें नहीं पता है कि बीकर के बाहर क्या है तो हम ये मानेंगे कि बीकर के बाहर एयर रखा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखेंगे, जैसे एयर का 1 होता है, वाटर का 4/3 होता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.4, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखेंगे। तो एक बार एयर हमने 1 मान लिया तो हमें ये क्या आ गया, अपरेंट डेप्थ क्या आ गया 3/4h आ गया। अब देखते हैं 3/4h ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो हमने अभी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का रिलेशन देखा, ये हर हमेशा या हर कंडीशन में वैलिड नहीं है। किस कंडीशन में वैलिड है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम जब यहाँ बिल्कुल जस्ट एवब ऑब्जर्व कर रहे हैं ए पॉइंट से, जैसे ये जो कॉइन है इस कॉइन को जब हम ए पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि ये जो ए पॉइंट है ये इस कॉइन के जस्ट एवब है, बिल्कुल ऊपर है, ठीक है ना। वही आपके क्वेश्चन में भी लिखा है कि नियर नॉर्मल डायरेक्शन। ये देखिए आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि नियर नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये जो कॉइन है इस कॉइन के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट से इस कॉइन को देख रहे हैं तो हमारा जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम साइड वाइज देख रहे हैं, जैसे अगर हम बी पॉइंट से देख रहे हैं या सी पॉइंट से देख रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला आपको हमेशा सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट या राइट और लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है d'/d बराबर n1/n2, ये कब वैलिड है, जब आप उस पॉइंट से देख रहे हो जो कॉइन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, जैसे ए पॉइंट। अगर आप बी या सी पॉइंट से देख रहे हो तो ये रिलेशन उतना वैलिड नहीं है और ये रिलेशन आपको गलत वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बात कि ये जो हमने रिलेशन निकाला है ये हमने रे डायग्राम से निकाला है, ठीक है। तो जैसे ये कॉइन है, इस कॉइन से अगर रे निकलेगा तो एक रे इस तरह से निकलेगा, अनडिविएटेड चले जाएगा, और दूसरा रे कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है, जो नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको रे डायग्राम पता है। अगर आपको रे डायग्राम नहीं पता है आप कमेंट करिए, हम शॉर्ट बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रे डायग्राम पता है तो रे डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाए जो इस फॉर्मूले पे बन जाए, ठीक है। फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, लेकिन हमको एग्ज़ाम में और भी जो 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से तैयार होकर चलना है, ठीक है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रे डायग्राम का काम पड़े, तो आपको रे डायग्राम याद रखना है। यहाँ क्या होता है, जैसे ये रे 1 है, ये अनडिविएटेड निकल गया, फिर ये दूसरा रे है, ये नॉर्मल से अवे बेंड हुआ। अब 1 और 2 तो कभी मिलेगा नहीं, तो बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा। यही डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, d' लेते हैं, और ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, d लेते हैं। फिर ट्रायंगल को जब हम सॉल्व करते हैं तो d'/d का हमारा रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो क्या पहला बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड नहीं है। अगर पॉइंट बी से या सी से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला कोई गारंटी नहीं देता है कि सही रिजल्ट देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत रिजल्ट भी दे देगा। एक तो ये आप याद रखेंगे, दूसरा कि रे डायग्राम आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है कि आपको रे डायग्राम का काम पड़े, ठीक है। तो ये 2 बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 measured in a photoelectric experiment for a metal surface is plotted against frequency mu of the incident radiation. Let m be the slope of the straight line so obtained, then the value of charge of an electron is given by। देखिए यहाँ भी स्लोप है, इस क्वेश्चन में भी स्लोप है। वो जो पहले क्वेश्चन में हमने स्लोप का इक्वेशन डिस्कस किया था वो तो आप याद ही कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखेगा ही, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपने स्लोप का इक्वेशन याद कर लिया, क्या था इक्वेशन, y = mx + c। अगर आपने स्लोप का इक्वेशन याद कर लिया उसके बाद आपको y और x चुनना आना चाहिए, ठीक है। तो गौर से देखिएगा कि y और x हम लोग कैसे चुनते हैं। तो जिस चीज़ को प्लॉट किया जाता है या जिस चीज़ को पहले प्लॉट किया जाता है वो हमारा y हो जाता है, ठीक है।
और जिस चीज़ के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है वो हमारा एक्स हो जाता है। जैसे यहाँ किसको हमने प्लॉट किया है, वी नॉट को हमने प्लॉट किया है, तो वी नॉट हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल है म्यू, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम प्लॉट करते हैं वो हमारा वाई हो गया, और जिस चीज़ के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं वो हमारा एक्स हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए कि जिस चीज़ को आप प्लॉट कर रहे हो वो आपका वाई हो गया और जो दूसरा वेरिएबल है वो एक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है। उस चैप्टर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, ये उसी का सवाल है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन आता है। क्या इक्वेशन आता है कि इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है वो होता है एच म्यू, ठीक है। ये एच म्यू इक्वल टू होता है फाई नॉट। फाई नॉट को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई नॉट को हम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं, ठीक है। हर मेटल के लिए इसका वैल्यू अलग होता है, इसको हम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहते हैं, ठीक है। तो फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। तो एच म्यू बराबर होता है फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। और जो हमारा के ई मैक्स होता है, के ई मैक्स बराबर होता है, जो हमारा के ई मैक्स होता है, के ई मैक्स बराबर होता है क्यू इंटू वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम ई बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए Q का वैल्यू E के बराबर होगा, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे के मैक्स क्या हो जाएगा, E इंटू वी नॉट, ठीक है। और जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई नॉट, फाई नॉट का वैल्यू हो जाएगा H इंटू म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इतना हमको पता चल गया तो उसके बाद हम इन सारा वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। अब देखिए ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ये जो अभी आप इक्वेशन देख रहे हैं इसको हमको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो y क्या है हमारा, ये वी नॉट, ये हमारा y है। तो इस चीज़ को अगर हम रीअरेंज करें तो ई वी नॉट बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। एक्स में क्या है हमारा, एक्स में हमारा म्यू है, ठीक है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, हम ई से दोनों साइड डिवाइड देते हैं, ठीक है। ई से अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट बराबर एच बाई ई म्यू प्लस माइनस ऑफ एच म्यू नॉट बाई ई, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये हमारा सी है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि m को क्या माना गया है, स्लोप माना गया है। स्लोप का वैल्यू क्या माना गया है, m माना गया है, ठीक है। तो अगर स्लोप का वैल्यू m माना गया है तो यानी m कितने के बराबर है, अगर स्लोप का वैल्यू m मानेंगे तो m बराबर क्या है, h बाई ई, ठीक है। तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई एम, यानी हमारा जो आंसर है वो h बाई एम आना चाहिए, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। कोई ऑप्शन में है h बाई एम, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या था इस सवाल में, सबसे पहले तो आपको स्लोप का इक्वेशन याद होना चाहिए। स्लोप का इक्वेशन याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। स्लोप का इक्वेशन अगर आपको याद है तो उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये हमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ना है। तो इस इक्वेशन का हम वैल्यू, इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे और फिर उसको रीअरेंज करके y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे, अगर हम उसको रीअरेंज करके यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे तो फिर m बराबर क्या आएगा, h बाई ई आएगा। तो यहाँ से e का वैल्यू h बाई एम आ गया, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेट लैम्डा ई, लैम्डा पी एंड लैम्डा डी be the wavelengths associated with an electron, a proton and a neutron all moving with the same speed, then the correct relation between them is। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है,
ठीक है। उसमें आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट कि जो लैम्डा होता है, ठीक है, ये लैम्डा मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम p है तो ये जो लैम्डा होता है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका मोमेंटम जितना ज़्यादा उसका लैम्डा उतना कम, ठीक है। अब देखिए आपको डाटा क्या दिया है। डाटा दिया है कि 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों सेम स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यानी तीनों का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो यानी लैम्डा किस पे डिपेंड किया, सिर्फ मास पे, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। यानी हमारा जो लैम्डा है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो अगर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास अलग होता है, तो लैम्डा तीनों का सेम तो हो नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में आपको मास दिया हुआ था, ठीक है, तो आप वहाँ से मास देख सकते हैं। जैसे अगर हम ये देखें तो आप ये देखिए कि आपको मास दिया हुआ है। जैसे ये देखिए, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, यहाँ आपको प्रोटॉन का मास दिया है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रोटॉन बड़ा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है। बड़ा है मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो प्रोटॉन का अगर मास ज़्यादा है तो जो प्रोटॉन का वेवलेंथ होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से कम होगा। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो जो प्रोटॉन का वेवलेंथ होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से कम होगा, यानी कि तो प्रोटॉन का जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से कम होगा। अब देखिए, आप ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में प्रोटॉन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से ज़्यादा बता रहा है, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी प्रोटॉन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ से ज़्यादा बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत, तो कौन सा सही, बी, ठीक है। तो यानी अगर आपको न्यूट्रॉन का नॉलेज नहीं है तो भी आप इस सवाल को बना सकते थे। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जहाँ भी प्रोटॉन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दिखा रहा है वो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का मतलब है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का मतलब है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होगा तो न्यूट्रॉन का वेवलेंथ सबसे कम होगा। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था तो भी आप ये सवाल बना सकते थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का है। उस चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का आपको एक ग्राफ पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मास नंबर को ए से दर्शाया जा रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बी बाय ए से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम ई बी एन से डिनोट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हम ई बी एन से डिनोट करते हैं। तो ग्राफ आपको वो वाला याद रखना है। अगर आपको वो ग्राफ याद है तो आपको ये भी पता होगा कि उस ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मास नंबर 56 पे होता है, ठीक है। तो अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू मास नंबर 56 पे होता है तो ये तो होने से रहा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू मास नंबर 80 पे है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू मास नंबर 80 पे है। तो बचा ए या बी। ए या बी में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ होता है वो स्मूथ होता है, उसमें कोई एज नहीं होता है। जैसे अगर आप बी वाला ग्राफ देखें तो ये देखिए, ये क्या है, ये एज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ग्राफ में एज है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ होता है उसमें एज नहीं होता है, वो स्मूथ होता है, ठीक है। ये जो बी ई बाय ए है इसी को हम ई बी एन से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, और ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ई बी एन का, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मास नंबर 56 के लिए होता है। मास नंबर 56 आयरन का होता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है
8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है वो? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आयरन के लिए होता है, और कितना होता है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना है, ये ग्राफ न्यूक्लियाई चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, तो फिर बैरियर हाइट और डिप्लेशन लेयर के बारे में बताना है आपको। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का सवाल है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, या फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि हमने पी को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है और एन को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि हमने पी को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है, एन को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बैरियर हाइट और डिप्लेशन लेयर दोनों घट जाता है। ठीक है, बैरियर हाइट घटता है और डिप्लेशन लेयर का विड्थ घट जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि दोनों बढ़ेगा, तो ये तो होने से रहा। दूसरा कह रहा है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये भी होने से रहा। तीसरा कह रहा है दोनों घटेगा, तो तीसरा हमारा आंसर है। चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीएन जंक्शन के बारे में आपको इतना पता है। नहीं पता है डाउट पूछिए, वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या करते हैं? रिवर्स बायस में हम पी को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। जब रिवर्स बायस होता है तो हम पी को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये हम करते हैं रिवर्स बायस में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल अब जो 13 से 16 नंबर तक का सवाल है, ये भी MCQ है, मतलब इसका भी आंसर ABCD में ही देना है, लेकिन ये असर्शन और रीज़न है। असर्शन और रीज़न क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट असर्शन में दिया रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट रीज़न में दिया रहेगा। ठीक है, उनके बीच का आपको रिलेशन बताना है। ठीक है ना, आपको पहला स्टेटमेंट असर्शन में दिया रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट रीजन में दिया रहेगा। आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। इस रिलेशन बताने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। चारों ऑप्शन क्या है? अगर ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो आप ए ऑप्शन मारेंगे। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगर ऐसा होगा तो आप ए ऑप्शन आंसर देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप बी ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन बोल रहा है कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप दोनों स्टेटमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि ABCD में से ABCD चारों एक तरह का रिलेशन है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच। आप देखेंगे कि कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से आप अपना आंसर या तो ए देंगे या बी या सी या डी। ठीक है, आशा करते हैं इतना क्लियर होगा आपको। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि असर्शन, पहला स्टेटमेंट वाला ऐसे असर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज़ क्लोज्ड। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स है और इस कॉइल का जो सर्किट है ये क्लोज्ड है। इस कॉइल का जो सर्किट है ये क्लोज्ड है। तो मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्न है, ढेर सारा टर्न है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम इस तार के या ये जो कॉइल है इस कॉइल के पास ले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या जब हम इसको इसके पास ले जाएंगे, जब इस मैग्नेट को अगर हम इस कॉइल के पास ले जाएंगे तो क्या हमें मुश्किल होगा या आसानी होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लेंज लॉ पढ़ना है हमें। लेंज लॉ हमें क्या बताता है कि अगर किसी मैग्नेट को हम इस तरह से किसी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, वो EMF इंड्यूस होता है, उससे एक करंट इंड्यूस होता है और उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो इस मैग्नेट को रिपेल करेगा।
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को, इस हमारे बार मैग्नेट को रिपेल करेगा, हमारे इस बार मैग्नेट को रिपेल करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, अगर रिपल्शन होगा तो बार मैग्नेट को आगे ले जाने में मुश्किल होगा। ठीक है, अगर रिपल्शन होगा तो बार मैग्नेट को आगे ले जाने में मुश्किल होगा। और अगर ऐसा होगा तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज़ क्लोज्ड। यानी ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये सही है। अब रीज़न वाला स्टेटमेंट देखते हैं। रीज़न वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल विथ इट्स सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। यानी मैग्नेट के मोशन के चलते इस कॉइल में जो करंट आया उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करेगा। मैग्नेट के मूवमेंट को देखिए, करंट जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा था। अब जो करंट जनरेट हुआ वो मैग्नेट के मूवमेंट को रोक रहा है। ठीक है ना, मतलब जिस वजह से करंट का ये हुआ, जन्म हुआ या करंट का उत्पत्ति हुआ, उसी को वो करंट रोक रहा है। ठीक है ना, मैग्नेट के आगे मूव करने के चलते करंट का जन्म हुआ या करंट का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, अब ये जो करंट है, ये करंट इस मैग्नेट को आगे ही बढ़ने से रोकेगा। मतलब जो चीज़ करंट को ला रहा है ये उसी को रोक रहा है। ठीक है ना, जिस वजह से करंट जनरेट हो रहा है ये उसी वजह को रोक रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको बी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, रीज़न वाले स्टेटमेंट में। तो यानी ये भी सही है। ठीक है, और चूँकि ऐसा हो रहा है, मतलब करंट जो है ये बार मैग्नेट को आगे लाने से रोक रहा है, इसीलिए बार मैग्नेट को मूव करना मुश्किल है। करंट जो है ये बार मैग्नेट को आगे आने से रोक रहा है, इसीलिए बार मैग्नेट को मूव करना मुश्किल है। तो फिर ये जो हमारा रीज़न है यही पहले स्टेटमेंट का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। यानी आर एक्सप्लेन्स असर्शन। असर्शन को हम ए से दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, असर्शन को हम ए एस से दर्शाए हैं, तो रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा रिलेशन किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी चारों गौर से देखिए। ए ऑप्शन में ऐसा रिलेशन है ना, तो यानी ये जो 13 नंबर है इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो असर्शन में क्या स्टेटमेंट दिया है कि द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट इसीलिए सही है क्योंकि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो डिफ्लेक्शन हो वो उससे पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। पहले बात तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है, उसमें आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। हम लोग इसके पीछे का रीज़न देखेंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिज़ाइन ही इस तरह से करते हैं कि उसमें जो डिफ्लेक्शन हो वो उससे पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, आइए थोड़ा इसके पीछे का थ्योरी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लूप है। ठीक है, या हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल में हमारे पास n टर्न्स है और इस कॉइल के थ्रू जाने वाला करंट I है। ठीक है, हमारे पास कॉइल है, कॉइल में n टर्न्स है और कॉइल के थ्रू जाने वाला करंट I है, और किसी एक टर्न का जो एरिया है वो A है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमारे पास एक कॉइल दिया हुआ है तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम स्मॉल m से दर्शाएंगे, और वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा N इंटू आई इंटू ए। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इस करंट कैरिंग कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस कॉइल पे एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क कितना होगा, इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना होगा, स्मॉल m क्रॉस b, जहाँ पे b हमारा क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने हमारे कॉइल को रखा है। ठीक है, तो अगर टॉर्क m क्रॉस b होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते होंगे, n
आई ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, तो जो हमारा कॉइल है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर की डिज़ाइन में क्या होता है कि ये जो हमारा कॉइल है इसके ऊपर हम एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। ये जो हमारा कॉइल है इसके ऊपर हम एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। तो जब हम स्प्रिंग अटैच करते हैं और कॉइल हमारा रोटेट करता है तो कॉइल के साथ साथ स्प्रिंग भी रोटेट करता है और स्प्रिंग रोटेट करके काउंटर टॉर्क लगाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो स्प्रिंग का काउंटर टॉर्क है उसको, पहले तो स्प्रिंग का जो काउंटर टॉर्क है उसको हम के फाई से दर्शाते हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो के फाई है ये एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फाई है इसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो फाई है इसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जो के है इसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन लिखें तो डिफ्लेक्शन बराबर क्या आएगा, फाई हमारा डिफ्लेक्शन है। हम डिफ्लेक्शन का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई के। अब ये जो RHS में इतना सारा टर्म है इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, कॉइल का नंबर और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या क्या है, करंट वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है और साइन थीटा वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या करना चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना चाहते हैं। तो अगर हम डिफ्लेक्शन को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड को और साइन थीटा को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा को हम कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो हम गैल्वेनोमीटर का सेटअप बनाते हैं उसमें जो हम मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट थोड़ा कर्व्ड लेते हैं। दूसरा, ये जो कॉइल है इस कॉइल को हम एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटते हैं। ये जो कॉइल है इस कॉइल को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटते हैं। ये जो कॉइल है इसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप के सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटते हैं। ठीक है, दो काम कर रहे हैं हम लोग। पहला कि जो हम लोग मैग्नेट ले रहे हैं वो मैग्नेट हम कैसा ले रहे हैं, कर्व्ड ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि ये जो कॉइल है इसको हम एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे ये क्या कहते हैं, लपेट रहे हैं। ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से यहाँ पे बी कांस्टेंट हो जाएगा, बी यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जो साइन थीटा है थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा अगर 90 हो गया तो साइन थीटा 1 आ गया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो ऐसा करने से एकलौता वेरिएबल क्या बचा, आई बचा। एकलौता वेरिएबल आई बचा तो ये जो हमारा डिफ्लेक्शन है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना कि हमने क्या किया, हमने मैग्नेट जो लिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो सेटअप बना रहे थे उसमें जो हमने मैग्नेट लिया वो कर्व्ड लिया है। दूसरा, हमने ये जो कॉइल है ये एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा है। ठीक है, ऐसा करने से बी कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, और जो ये हमारा डिफ्लेक्शन है फाई ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा तो 1 हो गया क्योंकि थीटा 90 है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब थीटा 90 है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब थीटा क्या है, 90 है। ठीक है, अब अगर हम फाई का एक्सप्रेशन लिखें तो फाई का एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, तो अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके ऊपर वाले इक्वेशन को फिर से लिखें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, एन ए बी बाई के इंटू आई। ठीक है, जहाँ पे ये जो है ये कांस्टेंट होगा, एन ए बी बाई के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इस चीज़ को हम, या ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है तो यानी अब हमारा जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। ठीक है, तो कैसे डिफ्लेक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करंट के, क्योंकि जो हमारा कॉइल था गैल्वेनोमीटर का उसको हमने कहाँ सस्पेंड किया, एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मतलब कि बी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बी कांस्टेंट हो गया, और रेडियल मतलब
कि थीटा हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल होता है, मतलब जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन में जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल होता है उसको एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में लटका देते हैं या सस्पेंड करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग से लटकाते हैं या फिर सस्पेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट असर्शन भी सही है और ये जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है। अब ये जो रीज़न वाला स्टेटमेंट क्या यही हमारे असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? डिफ्लेक्शन क्यों प्रोपोर्शनल होता है करंट के? क्योंकि कॉइल को हम यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में लटका देते हैं। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो ये हमारा रीज़न है यही हमारा असर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो फिर से कौन सा होगा कि दोनों ट्रू है? फिर से यही ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न है वो हमारे असर्शन वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो 13 का ए हुआ था। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि वी कैन नॉट फॉर्म, असर्शन वाला स्टेटमेंट है कि वी कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड by taking a slab of a p-type semiconductor and physically joining it to another slab of a n-type semiconductor। तो ये जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया है ये भी ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक पी स्लैब है, ठीक है, पी टाइप का स्लैब है और एक एन टाइप का स्लैब है। बाहर से देखने पे आपको दोनों फ्लैट लग रहा है। ठीक है, आप जब फिज़िकली ज्वाइन करेंगे तो उन दोनों स्लैब के बीच, मतलब उन दोनों स्लैब के बीच एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बाहर से स्लैब जितना भी आपको फ्लैट दिखे, आप जब उसको जोड़ेंगे तो दोनों का एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट नहीं होगा। जब तक एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट नहीं होगा वो जो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो डायोड कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हम नहीं हो सकता है? क्योंकि कितना भी फ्लैट दिखे स्लैब, एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अगर कभी कभार थोड़ा हो भी गया तो कंटिन्यूस कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फिज़िकली ज्वाइन करके, फिज़िकली पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, अब अगले रीज़न वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। रीज़न वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ होल्स से बहुत ज़्यादा होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ होल्स नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, जो कि गलत है। पी टाइप में होल ज़्यादा होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये वाला जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीज़न वाला स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। देखिए चारों ऑप्शन, देखिए चारों ऑप्शन में आप सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ये क्या, कौन सा ऑप्शन है? सी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि असर्शन में लिखा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज़ पॉजिटिव, द टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये कोई भूलने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पहले तो उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी आपको याद होगा कि -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है के बराबर होता है माइनस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को अगर हम ईटी से दर्शाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? माइनस ईटी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 2 × ईटी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2। ठीक है, तो एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
-27.2 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव, ये तो गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, -27.2 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, उसका टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। ये देखिए इसका टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। आइए देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है हमारे लायक। ठीक है, ठीक है, तो आप ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है कि ए भी फॉल्स है और रीज़न आर भी फॉल्स है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं अब सेक्शन बी की ओर। पहला सवाल क्या कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to a rheostat. When a current of 2 ampere is drawn from the battery, the potential difference across the rheostat is 5 volt. The potential difference becomes 4 volt when a current of 4 ampere is drawn from the battery. Calculate the value of E and R. तो इक्वेशन निकालिए, उसमें अननोन होगा, उसको सॉल्व करेंगे, आपका तो ई और आर दोनों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, रियोस्टैट मालूम है तो भी ठीक है, तो अच्छा है। रियोस्टैट नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इक्वेशन निकालिए, अननोन रहेगा, उसको सॉल्व करिए, ई और आर का वैल्यू आ जाएगा।